1 2 3 स्टार्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध जिस तरह मोर्चा खोल दिया है वह कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसके लिए वह स्वयं ही अधिक जिम्मेदार हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खटपट नई नहीं और न ही कांग्रेस नेतृत्व समेत अन्य कोई उससे अपरिचित है। दोनों नेताओं के बीच कलह से भली तरह परिचित होते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व ने उसे दूर करने की कोशिश नहीं की। उसने समय समय पर सचिन पायलट को कुछ आश्वासन अवश्य दिए, लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा। यदि उसे अपने आश्वासन पूरे ही नहीं करने थे तो फिर दिए ही क्यों? यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत के दबाव का सामना नहीं कर सका और उसने उनके आगे हथियार डाल दिए। यह तभी स्पष्ट हो गया था जब अशोक गहलोत ने खुद को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस नेतृत्व की पहल नाकाम कर दी थी। वह अपनी शर्तों पर कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। जब नेतृत्व ने उनकी शर्तें मानने से इनकार किया तो उनकी सह पर उनके समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी। यह सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व ही नहीं, गांधी परिवार के खिलाफ खुला विद्रोह था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अशोक गहलोत इस विद्रोह को हवा देने के बाद भी अपने पद पर बने रहे। सचिन पायलट के तेवरों से यह साफ है कि उनका धैर्य जवाब दे गया है। उन्होंने पहले तो अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किया, फिर अशोक गहलोत के इस बयान के लिए उन्हें निशाने पर लिया कि उनकी सरकार बचाने में भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की थी। सचिन पायलट ने यह कहकर अशोक गहलोत पर करारा हमला बोला कि लगता है उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है, वह रुकने वाले नहीं। यह उनकी इस घोषणा से स्पष्ट होता है कि वह 11 मई से अपनी जनसंघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। सचिन पायलट पिछले महीने जब एक दिन के लिए अनशन पर बैठे थे तब कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी, क्योंकि यह अनशन गहलोत सरकार के खिलाफ था। कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट पर कार्रवाई करने की स्थिति में भी नहीं और उनकी शिकायतों का समाधान करने में भी सक्षम नहीं दिख रहा है। यदि गहलोत और पायलट के बीच खींचतान और बढ़ती है, जो कि साफ दिख रही है, तो कांग्रेस को चुनावों में वैसा ही नुकसान उठाना पड़ सकता है जैसा उसे पंजाब में उठाना पड़ा था। पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच खींचतान इसलिए बढ़ी थी क्योंकि पार्टी नेतृत्व गांधी परिवार के चापलूस नेताओं के साथ खड़ा हो गया था। नतीजा यह हुआ कि वहां कांग्रेस बिखर गई। महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और उससे पैदा होने वाली परेशानियों के मद्देनज़र वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने की सलाह लंबे समय से दी जाती रही है।
अब तो जलवायु संकट से पार पाने के लिए तमाम देशों पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव है। इसलिए भी पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन की जगह बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने पर जोर है। ऐसे में भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा देनी चाहिए। अगले 12 सालों में आंतरिक दहन वाले इंजन से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों को भी बंद कर देना चाहिए। अगले 10 सालों में शहरी क्षेत्रों में एक भी डीजल चालित वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने वाहनों के संचालन से संबंधित अपनी यह रिपोर्ट फरवरी में ही सौंप दी थी। अब इन सुझावों पर सरकार किस तरह अमल करती है देखने की बात है। यह छिपी बात नहीं है कि डीजल से चलने वाले भारी वाहनों की वजह से शहरों की आबोहवा सबसे अधिक खराब होती है। उसके बाद दुपहिया वाहन वायु प्रदूषण फैलाने का बड़ा जरिया साबित होते हैं। अगर इन पर नियंत्रण कर लिया गया तो निसंदेह काफ़ी हद तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। शहरों में डीजल से चलने वाले निजी वाहनों पर रोक लगाने का सुझाव पुराना है, मगर हकीकत यह है कि आजकल जिस तरह बड़े वाहनों का आकर्षण बढ़ रहा है उसमें डीजल से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण भारी संख्या में होने लगा है। फिर सार्वजनिक वाहनों के रूप में बसों और माल ढुलाई के लिए उपयोग होने वाले भारी ट्रकों की वजह से भी वायु प्रदूषण की दर पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। हालांकि महानगरों में मालवाहक वाहनों का प्रवेश निश्चित समय के लिए ही खुला रखा जाता है। फिर बाहर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने के बजाय बाहरी मार्गों से निकाल दिया जाता है। फिर भी वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज नहीं हो पाता। भारत के कुछ शहर दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। ऐसे में विद्युत चालित वाहनों के चलन पर जोर दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल आदि मिलाकर कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर इन उपायों का भी कोई उल्लेखनीय प्रभाव नज़र नहीं आता। वायु गुणवत्ता में सुधार बड़ी चुनौती है और इससे पार पाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने को बुरा नहीं कहा जा सकता, मगर पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आजकल वाहन हर किसी की ज़रूरत बन चुके हैं। दुपहिया वाहन सामान्य आय वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी साधन है। ऐसे में उन्हें एकदम से ख़त्म करना बड़ी असुविधा पैदा कर सकता है। हालांकि बैटरी से चलने वाले दुपहिया वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मगर अभी उनके लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनका उपयोग उस तरह लंबी दूरी के लिए नहीं किया जा सकता जिस तरह जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों का किया जाता है। अब कारें भी विद्युत चालित आने लगी है, पर उनके सामने भी वही समस्या है। सार्वजनिक वाहन और मालवाहकों में डीजल की जगह कैसा इंजन लगाया जाएगा जो भारी वजन उठा सके
यह देखने की बात है। स्टॉप।